सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक प्रश्न पत्र के अंदर हम प्रथम इकाई को पढ़ रहे हैं। प्रथम इकाई में हमने सर्वप्रथम प्लेटो के विचारों को समझा और जानने का प्रयास किया। इसी के अंदर दूसरा जो विचारक है वह है अरस्तु। अरस्तु के हमने दास्ता संबंधित विचारों को विस्तार से समझा है। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, अरस्तु के क्रांति पर विचार। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इस टॉपिक को पढ़ने का लाभ मिल सके। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आधुनिक युग क्रांतियों का युग है। वैसे क्रांतियां और राजनीतिक परिवर्तन प्रत्येक युग में होते हैं। आधुनिक युग की कुछ प्रमुख क्रांतियों में औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति तथा 1917 की बोल्शेविक क्रांति प्रमुख है। वस्तुतः क्रांति एक पेचीदगीपूर्ण घटना है। यह बोल्शेविक क्रांति की तरह त्वरित घटना होकर देश में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती हैं या औद्योगिक क्रांति की तरह धीमी गति से सभी देशों को प्रभावित कर सकती है। यूनान के नगर राज्यों में राजनीतिक क्रांतियों एवं वैधानिक परिवर्तनों द्वारा शासन प्रणाली में बहुधा परिवर्तन होता रहता था। ये क्रांतियां यूनानी जगत के राजनीतिक जीवन का कटु सत्य बनी हुई थी। इनके कारण यूनानी नगर राज्यों का राजनीतिक जीवन अत्यंत अस्थिर एवं डावाडोल बना हुआ था। आए दिन वहां पर राजतंत्र के स्थान पर निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र और प्रजातंत्र के स्थान पर राजतंत्र का विकास तथा ह्रास होता चला जाता था। इन परिवर्तनों से न केवल शासन व्यवस्था ही बदलती थी बल्कि इनसे यूनानियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के स्वरूप में भी कभी कभी बड़े गंभीर परिवर्तन हो जाते थे। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में एक अत्यंत अनुभवी एवं योग्य चिकित्सक की भांति अपने प्रौढ़ राजनीतिक विवेक की सहायता से यूनानियों के राजनीतिक जीवन की इस रुग्णता का विश्लेषण किया है तथा इनका प्रतिकार करने के महत्वपूर्ण उपाय सुझाए। इसमें उसने अपनी परिपक्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा यूनानी इतिहास के गंभीर तथा विशद ज्ञान का सुंदर परिचय दिया है। इतिहास के बीसियों शिक्षण तथा मनोरंजक उदाहरणों का उल्लेख किए हैं। इसलिए डनिंग के अनुसार अपने इस चिंतन के लिए उसने बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक विश्लेषण को आधार बनाया है एवं समुचित चिंतन के उपरांत अनेक उपयोगी सुझाव दिए। क्रांति संबंधी अपने समग्र चिंतन में अरस्तु एक वैज्ञानिक विश्लेषणकर्ता अधिक रहा है और राजनीतिक अथवा सुधारक कम। एक तटस्थ राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक चिकित्सक के रूप में उसने राजनीतिक रुग्णता के कारणों को खोजने का प्रयास किया है। हर संभव उपचार ढूंढने का प्रयत्न भी किया है। रोगी के अच्छे या बुरे होने से कोई मतलब नहीं है, उसे तो हर रोगी के रोग का हर संभव उपचार करना है। अरस्तु को राजनीतिक यथार्थवादी भी कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उसने तत्कालीन समस्याओं का गहन अध्ययन कर उनके समाधान के व्यवहारिक उपाय बताए हैं। मैक्सी के अनुसार यूनानी राजनीतिक जीवन में क्रांति से बढ़कर कोई भयंकर समस्या नहीं थी और पॉलिटिक्स के कई प्रश्नों में वह इसी की विवेचना करता है। गैटल के शब्दों में पॉलिटिक्स राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध अध्ययन ही नहीं अपितु शासन की कला पर एक ग्रंथ है। इसमें अरस्तु यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित बुराइयों और उनके राजनीतिक संगठनों के दोषों का विश्लेषण करता है।
और ऐसे व्यवहारिक सुझाव देता है जिनसे आपत्ति सूचक भयों को दूर किया जा सकता है। क्रांतियों के प्रति इसी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण पोलक जैसे विद्वान ये मानते हैं कि अरस्तु पहला दार्शनिक है जिसने राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक किया। अरस्तु के क्रांति को रोकने के उपायों का अध्ययन करते हुए हमें सहसा भारतीय विचारक कौटिल्य और मैकियावली का स्मरण हो जाता है। इन तीनों के विचार लगभग साम्यता रखते हैं, इसलिए कौटिल्य, मैकियावली या अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों को कई बार समझा जाता है। आगे अब हम देखते हैं क्रांति का अर्थ। अरस्तु की क्रांति संबंधी धारणा तथा हमारे आज की क्रांति संबंधी धारणा में महान अंतर है। किसी राज्य में जनता अथवा जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम ही क्रांति नहीं है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में होने वाला छोटा या बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना, जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र का या धनिक तंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश करना, सरकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना एक अत्याचारी शासक द्वारा दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना। इन सब बातों को अरस्तु क्रांति मानता है। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। इसे हम पूर्ण क्रांति कहते हैं। संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसे किसी एक भाग में परिवर्तन होता है, इसे आंशिक क्रांति कह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए रक्तपात किया जाए। अरस्तु संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहता है। संविधान में परिवर्तन चुनाव, धोखे, रक्तहीन उपाय द्वारा भी हो सकता है। अरस्तु की क्रांति संबंधित धारणा को स्पष्ट करते हुए मैकिलवेन ने लिखा है कि अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति केवल राज्य की कानूनी आधार का ही नहीं वरन नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तरों में भी परिवर्तन करती है। तो इस प्रकार अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में किसी भी तरह का परिवर्तन। संविधान में छोटा या बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्रांति पूर्ण भी हो सकती है, क्रांति आज भी हो सकती है। तो इस प्रकार आज हमने अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों का परिचय समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।